अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने सेक्शन बी तक सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कवर कर लिए थे। इस वीडियो में हम सेक्शन सी से स्टार्ट करें जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स को कवर करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिफाइन मसल्स एंड टाइप। मसल्स के डिफाइन करना, उसके टाइप्स के बारे में बताना है। तो मसल्स एक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू आपको पता है क्या होते हैं, जैसे कि बोन हो गए, हार्ड में हो गया बोन, टीथ में है वो हार्ड है। उसके बाद अलावा जो है कार्टिलेज है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, और जो है ब्लड है वो एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, और जो जो मसल्स होते हैं वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होते हैं, जो कि क्या होते हैं, फाइब्रस सेल्स होते हैं। उसके अलावा दीज टिश्यूज हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। इनके पास क्या होता है, टेंडेंसी होती है कॉन्ट्रैक्ट उनकी और रिलैक्स उनकी। कितने टाइप के मसल्स होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं, स्केलेटन मसल, कार्डिक मसल और स्मूथ मसल। तो स्केलेटन मसल बोलते हैं द मसल विच आर अटैच टू द स्केलेटन कॉल्ड स्केलेटन मसल। तो जो मसल स्केलेटन से अटैच है उनको बोलते हैं स्केलेटन मसल। दे आर एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ बोन। तो ये जो स्केलेटन मसल्स होते हैं ये बोन की मूवमेंट पे जो है डिपेंड करते हैं। अब स्केलेटन मसल सिंपली बोन से अटैच होता है। जब बोन को मूव ही ये मसल्स कराते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं रिलैक्स होते हैं तो बोन मूव होती है। दीज मसल्स आर वॉलंटरी नेचर। वॉलंटरी होते हैं यानी कि इन मसल्स का हमारा कंट्रोल होता है हमें इन मसल्स पर। हम जब अपने हैंड को जिस तरह मूव कराना चाहे हम करा सकते हैं, और जो बोन को हम मूव कराना चाहे, हम अपने फुट को हैंड को जिस साइड पे मूव कराना चाहे हम मूव कर सकते हैं। सो इट मीन्स कि इट्स इन आवर कंट्रोल, ये वॉलंटरी है। उसके बाद है कार्डिक मसल। कार्डिक मसल क्या होते हैं, दे आर द मसल्स व्हिच बिल्ड इन द वॉल्स ऑफ हार्ट। ये कहाँ मौजूद होते हैं, वॉल्स के, हार्ट के वॉल्स में मौजूद होते हैं। और इसके अलावा दे आर ऑल्सो स्ट्रिएटेड मसल। स्ट्रिएटेड मतलब क्या होता है कि इनके अंदर कुछ जो होते हैं आई बैंड होते हैं, कुछ ए बैंड होते हैं, और क्या होते हैं, बट अनलाइक स्केलेटल मसल दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर। जैसे कि एक चीज सिमिलर है स्केलेटन और कार्डिक में कि दोनों स्ट्रिएटेड होते हैं। और क्या होते हैं, एक एक चीज डिफरेंट भी है कि स्केलेटन जो होते हैं वो वॉलेंट्री होते हैं, लेकिन जो कार्डिक होते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी कि उनपे हमारा कंट्रोल नहीं होता। उसके बाद है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मसल्स फ्रॉम इनवॉलेंट्री एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि ये जो पुरानी स्पीशीज थी ये उनके अंदर पाए जाते थे। या मेड अप ऑफ लॉन्ग एंड स्पिंडल सेल। ये क्या होते हैं, लॉन्ग और स्पिंडल शेप सेल से मिलके बनते हैं, ये देख रहे हैं आप, इनका ऐसा कुछ शेप होता है। उसके अलावा दे आर मेड अप ऑफ लॉन्ग एंड स्पिंडल सेल, ईच सेल कंटेन सिंगल न्यूक्लियस। तो एक सेल किससे मिल के बनता है, सिंगल न्यूक्लियस से मिलके बनता है। दे आर इनवॉलेंट्री नेचर। ये सिंगल न्यूक्लियस से मिलके बनता है, एक न्यूक्लियस होता है। और क्या होता है, ये इनवॉलेंट्री नेचर। इनवॉलेंट्री नेचर मतलब कि हमारा इन पर कंट्रोल नहीं होता। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द नेम्स ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, एक्सप्लेन एनी टू फ्रॉम देम। तो डिसऑर्डर्स बताने किडनी के, और उनमें से किसी दो को डिफाइन भी करना है। तो हमें सब पता होंगे तो हम कोई भी जो दो हमें अच्छे आते हैं वो हम कर सकते हैं। तो पहले एक्यूट किडनी फेलियर और क्रोनिक किडनी फेलियर, जो कि फैल सकता है। एक्यूट होता है जो वहीं रहेगा, फैलेगा नहीं। उसके बाद एक किडनी स्टोन। किडनी स्टोन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इनको अब हम डीपली स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन क्या होता है, किडनी स्टोन आर हार्ड पेबल लाइक पीसेस ऑफ material that form in one or both of your kidneys when high level of certain mineral are in your urine। अगरचे कुछ मिनरल जो होते हैं, लाइक क्या हो गया, कोई भी मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी कंज्यूम कर रही है, अगर जो वो एक्स्ट्रा है, या वो अगर आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, लाइक कैल्शियम वगैरह, तो वो क्या होंगे, वो हमारी किडनी के अंदर स्टोन फॉर्म कर लेंगे। किडनी स्टोन रियली कॉज परमानेंट डैमेज इफ ट्रीटेड बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल। यानी कि ये क्या होता है, किडनी स्टोन ये परमानेंट डैमेज कॉज कर सकते हैं, अगरचे ये किसी प्रोफेशनल से ट्रीट ना कराया जाए। और अगर प्रोफेशनल से कराए तो फिर इतनी कोई बहुत कम ही होता है, पाया जाता है कि कोई हेल्थ का कोई प्रॉब्लम हो। उसके बाद है किडनी स्टोन वेरी इन साइज एंड शेप, यानी कि इनका साइज कोई स्पेसिफिक नहीं होता, किसी का छोटा होता है, किसी के बड़े हो जाते हैं, या ज्यादा होते हैं, कोई छोटा, एक ही बॉडी एक ही किडनी में होता है, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, इट डिपेंड्स कि किडनी स्टोन का क्या साइज है। उसके बाद है ट्रीटमेंट। किडनी स्टोन may be treated with shockwave, lithotripsy, uteroscopy, percutaneous nephrolectomy, or lithotripsy. Common symptoms include a severe pain in lower back, blood in your urine, nausea, vomiting, fever, chills, or urine that smell bad or look loud। तो ये कुछ प्रॉब्लम, ये ट्रीटमेंट हम इसका इस तरह कर सकते हैं कि लिथोट्रिप्सी के जरिए। लिथोट्रिप्सी में क्या होता था कि यूवी रेस
जो थी वो शॉक वेव्स दी जाती थी यूवी रेस के फॉर्म में, वो सिंपली जो थी ब्रेक डाउन कर देती थी स्टोन को। उसके अलावा यूट्रोस्कोपी में क्या होगा, यूट्रस के थ्रू जो है एक चीज मशीन भेज को वो स्टोन को या तो ब्रेक करके फिर अपने वापस बाहर निकाल लेगी बॉडी से। उसके बाद है परक्यूटेनियस लिथोट्रोपी, ये सारी चीजों के जरिए जो है स्टोन को रिमूव किया जा सकता है। ये जो दो चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए कि लिथोट्रिप्सी और यूट्रोस्कोपी, इनके नेम्स और इनका मकसद क्या होता है वो, बाकी ये चीजें तो इनके नाम याद होना आपके लिए ना। उसके बाद है कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड सिवियर पेन। अब इसके अंदर क्या होगा, बहुत ज्यादा पेन हो जाता है लोअर बैक में, यूरिन में ब्लड आता है, उसके अलावा नोजिया यानी कि उल्टी जैसी फीलिंग आती है, समटाइम्स उल्टी भी आती है। उसके अलावा फीवर है, चिल्स है, सर्दी का एहसास होता है, बुखार होता है, और यूरिन जो होता है उसका क्या होता है, बैड और क्लाउडी। उसके अलावा होता है किडनी फेलियर, अ कंडीशन इन विच द किडनी स्टॉप वर्किंग and are not able to remove waste and extra water from the blood or keep body chemicals in balance। तो किडनी फेलियर में क्या होता है कि किडनी बिल्कुल काम करना बंद कर देगी, स्टॉप वर्किंग। उसके अलावा आर नॉट एबल टू रिमूव वेस्ट, और ऑब्वियस सी बात है जब किडनी काम करना बंद कर देगी तो वो वेस्ट को भी रिमूव नहीं कर पाएगी, और बॉडी के अंदर जो वेस्ट है वो उसके अंदर ही मौजूद रहेगा। बॉडी उसको रिमूव नहीं कर पाएगी तो जो केमिकल हार्मफुल केमिकल्स हैं वो बॉडी के अंदर सर्कुलेट होते रहेंगे और वो उल्टा नुकसान देना शुरू कर देंगे। एक्यूट और सिवियर किडनी फेलियर हैपन सडनली, फॉर एग्जांपल आफ्टर एन इंजरी। तो एक्यूट में क्या होता है कि किडनी फेल हो जाती है एकदम से, और किसी भी इंजरी वगैरह की हो सकती है, और वो ट्रीट की जा सकती है, मतलब उसको में चांसेस होते हैं ट्रीट होने के। उसके बाद है ट्रीटमेंट। अब किडनी फेलियर को ट्रीट कैसे किया जा सकता है, इसको सिंपली दो तरीकों से ट्रीट किया जा सकता है। देयर आर टू मेन ट्रीटमेंट ऑप्शन। तो क्रोनिक किडनी फेलियर यानी कि वो किडनी फेलियर जो कि स्प्रेड हो सकता है, जो कि प्रॉब्लम कॉज करा सकता है, और जो अब क्योर नहीं हो सकती। एक्यूट को हम क्योर कर सकते हैं लेकिन क्रोनिक को नहीं कर सकते, तो अब इसका क्या ट्रीटमेंट है। पहला डायलिसिस, तो इसमें रिमूव वेस्ट एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम योर ब्लड थ्रू ईदर हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस, असल में डायलिसिस होता क्या है, ये एक मशीन होती है इसकी। वो क्या करेगी, वो आपकी ब्लड को लेगी और उसके अंदर जो भी केमिकल हार्मफुल केमिकल है जो किडनी रिमूव करती थी, तो ये डायलिसिस की मशीन वही उसी तरह रिमूव करेगी। लेकिन फर्स्ट से इतना होगा कि बहुत सारे ब्लड पाइप्स आपकी बॉडी से अटैच होंगे, पाइप से अटैच होंगे, आपका ब्लड पूरा निकालेंगे, क्लियर करेंगे, देन वो वापस जाता रहेगा, इससे ऐसा निकलता रहेगा और जाता रहेगा। उसके बाद है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है, वेर यू रिसीव अ हेल्दी किडनी फ्रॉम अ डोनर। मतलब कि वो बंदा जिससे आपकी किडनी मैच कर जाए, आपका ब्लड ग्रुप मैच कर जाए, वो कभी आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, उसके अलावा भी लोग जिनसे मैच हो जाए, तो के थ्रू जो आप किडनी रिसीव कर रहे हो उसको बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। तो ये डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट ही के जरिए किडनी फेलियर को ट्रीट किया जा सकता है। उसके बाद है क्वेश्चन प्री डिफाइंड एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, राइट डाउन नेम्स ऑफ प्री एंडोक्राइन ग्लैंड्स विद ऑफ सिक्रीशन ऑफ ईच। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन बतानी है हमने, नेम से बताने और सिक्रीशन बतानी। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, द एंडोक्राइन सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स, इट यूजेस हार्मोन्स टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट योर बॉडी मेटाबॉलिज्म। तो एंडोक्राइन सिस्टम का काम क्या होता है, वो हार्मोन रिलीज कराते हैं जो कि आपकी बॉडी के जो जो भी सिस्टम्स हो रहे होते हैं, मेटाबॉलिक सिस्टम जो हो रहे होते हैं उनको कंट्रोल कराते हैं, एनर्जी लेवल को बैलेंस कराते हैं, रिप्रोडक्शन को, ग्रोथ को, यानी कि ग्रोथ, आपकी हाइट इंक्रीज कराना है, डेवलपमेंट करानी है आपके ऑर्गन की, ये सारे काम क्या कराता है, एंडोक्राइन सिस्टम कराता है। और एंड रिस्पॉन्स टू इंजरी, आप चोट लग गई, इंजरी, स्ट्रेस, मूड, तो ये सारी चीजों को, हमारे मूड को बैलेंस करता है, लाइक डोपामिन, एक्साइटी है। उसके अलावा ऑक्सीटोसिन है, वो ड्यूरिंग लेबर प्रोड्यूस होता है। उसके अलावा इंजरी में ये सारे फिब्रिनोजन वगैरह, स्ट्रेस में ये सारे जो हार्मोन्स वगैरह जो हमारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करता है। द फॉलोइंग आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एंडोक्राइन एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये कुछ ग्लैंड्स हैं जो जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, उनके क्या फंक्शन होते हैं हमने वो भी बताने। पहले हमारे पास हाइपोथैलेमस है। द हाइपोथैलेमस इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। हाइपोथैलेमस कहाँ लोकेटेड होता है, हमारे ब्रेन की बेस में लोकेट होता है। उसके अलावा बेस ऑफ द ब्रेन पर लोकेटेड होता है नियर द ऑप्टिक काइल्म। ऑप्टिक काइल्म के बिल्कुल करीब होता है। तो ऑप्टिक नर्व बिहाइंड ईच आई क्रॉस एंड मीट। अब जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं जो दोनों आई से आके मीट हो रही होती है, इन पर क्या मौजूद होता है, हाइपोथैलेमस मौजूद होता है।
The hypothalamus secretes hormones that stimulate or suppress the release of hormones in the pituitary gland in addition to controlling water balance. तो hypothalamus क्या करता है, सिक्रीट करते हैं हॉर्मोन्स को जो कि स्टिमुलेट करते हैं और रिलीज करते हैं ग्लैंड्स को, ज्यादातर जो है ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, हार्मोन्स रिलीज करता है वो जो दूसरे ग्लैंड को जाके टारगेट करता है, और फिर दूसरे ग्लैंड दोबारा हार्मोन्स जो है वो रिलीज करते हैं जो अलग अलग बॉडी के पार्ट्स को टारगेट करते हैं। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड को ये टारगेट करता है इसके हार्मोन्स, और फिर पिट्यूटरी बाकी अपने हार्मोन्स रिलीज करके बाकी चीजों को कंट्रोल करता है। इन एडिशन टू कंट्रोलिंग वाटर बैलेंस, स्लीप, टेम्परेचर, एपेटाइट, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें जैसे कि भूख, खाना, प्यास, बॉडी का टेम्परेचर, उसके अलावा ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। उसके बाद है पाइनियल बॉडी। पाइनियल बॉडी क्या होता है, द पाइनियल बॉडी इज लोकेटेड बिलो द कॉर्पस ल्यूटियम, यानी कि ये कॉर्पस ल्यूटियम के नीचे लोकेटेड होता है। इन द मिडिल ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के दरमियान में, कॉर्पस ल्यूटियम के नीचे। और ये क्या करता है, हार्मोन मेलेटोनिन रिलीज कराता है। मेलेटोनिन का क्या काम होता है ये आप याद रखते हैं। अब ये हमारी नींद को कंट्रोल करता है, विच हेल्प द बॉडी नो व्हेन इट्स टाइम टू स्लीप, के अब हमारे अब टाइम हो गया और हमारी जो है बॉडी जब अंधेरा हो जाता है तो हमारी बॉडी ये मेलेटोनिन रिलीज करती है और ये हमें जो है स्लीप की तरफ लेके जाता है। उसके बाद है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड बिलो द ब्रेन, ये ब्रेन के नीचे मौजूद होता है। उसके अलावा यूजुअली नो लार्जर देन अ पी, ये एक मटर के दाने से बड़ा नहीं होता। उसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड क्या क्या करता है, द ग्लैंड कंट्रोल्स मेनी फंक्शन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये बाकी एंडोक्राइन के जो फंक्शन होते हैं उन्हें कंट्रोल करता है। जैसे अब अगला है हमारे पास थायराइड एंड पैराथायराइड। तो थायराइड ग्लैंड क्या करता है, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द नेक, फ्रंट ऑफ द नेक बिलो द लैरिंक्स, लैरिंक्स के नीचे नेक के सामने मौजूद होता है। द हार्मोन प्लेज एंड, या आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है, लोकेटेड इन फ्रंट, लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द नेक बिलो द लैरिंक्स। लैरिंक्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है जो कि वॉइस प्रोड्यूस कराता है। और आपने पढ़ा होगा कि बर्ड्स के अंदर कौन रिलीज कराता है, सिरिंक्स रिलीज कराता है, वो सिरिंक्स वॉइस प्रोड्यूस करता है। तो द थायराइड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द बॉडीज मेटाबॉलिज्म। थायराइड क्या करता है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तब और पैराथायराइड ग्लैंड क्या होता है, ये अलग ग्लैंड है, प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी कैल्शियम बैलेंस, यानी कि कैल्शियम बैलेंस को बॉडी के कंट्रोल करता है। उसके बाद है थाइमस। द थाइमस इज लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट एंड प्रोड्यूसेस व्हाइट ब्लड सेल। तो थाइमस क्या करता है, बॉडी के अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट में जो है ये मौजूद होता है। थाइमस अपने याद रखना है चेस्ट में मौजूद होता है। और ये डब्ल्यूबीसी को क्या करता है, रिलीज कराता है। और आपको पता होगा कुछ जो होते हैं डब्ल्यूबीसी थाइमस में भी मिच्योर होते हैं। अब ये क्या कराता है, डिस्ट्रॉय एबनॉर्मल सेल। आपको पता है डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, वो हमारी बॉडी के पुलिस होते हैं। वो बॉडी के जो है जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं या कोई जर्म्स को पैथोजन, उनको क्या करता है, किल करता है। उसके बाद है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड का क्या काम होता है, लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी, ये किडनी के ऊपर मौजूद होता है। लाइक मैनी ग्लैंड्स, एड्रेनल ग्लैंड वर्क हैंड इन हैंड विद द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जो एड्रेनल ग्लैंड होता है वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ साथ काम करता है। ठीक है, द एड्रेनल ग्लैंड मेक एंड रिलीज कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन एंड एपिनेफ्रिन। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन और एपिनेफ्रिन प्रोड्यूस करता है जिनका काम होता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। मेटाबॉलिज्म क्या है, हमारी बॉडी के जो भी सिस्टम है उनको कंट्रोल करना, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल मेंटेन रखना। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन और एपिनेफ्रिन करते हैं। आइए आपसे पूछा जा सकता है कि ये दोनों हार्मोन कौन प्रोड्यूस करते हैं। आपको सारे ग्लैंड्स की लोकेशन और वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है, ये सब पता होने चाहिए। उसके बाद है पैंक्रियाज। द पैंक्रियाज इज लोकेटेड अक्रॉस द बैक ऑफ एब्डोमेन, ये एब्डोमेन के पीछे मौजूद होते हैं पैंक्रियाज, बिहाइंड द स्टमक, स्टमक के पीछे एब्डोमेन के बैक साइड पे। और इसके पीछे क्या मौजूद होता है, स्टमक मौजूद होता है। द पैंक्रियाज प्लेज अ रोल इन डाइजेशन, ये डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और क्या करता है, हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब हार्मोन ये क्या क्या प्रोड्यूस करता है डाइजेशन के दरमियान, वो हम पढ़ते हैं। हार्मोन प्रोड्यूस बाय द पैंक्रियाज इंक्लूड इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन व्हिच रेगुलेट लेवल ऑफ ब्लड शुगर। तो ये क्या करता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन रिलीज कराता है। इंसुलिन आपको पता है जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है तो इंसुलिन रिलीज होता है, वो क्या करता है, उसको ग्लूकोज के अमाउंट को, ग्लूकोज को बॉडी में स्टोर कराता है और ब्लड के अंदर से उसका अमाउंट कम हो जाता है फिर से ना।
और ग्लूकागॉन कब रिलीज होता है? जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा हो जाए। फिर ग्लूकागॉन रिलीज होता है, कम हो जाए तो फिर ग्लूकागॉन रिलीज होता है और वो उसको बढ़ा देता है ग्लूकोज का। तो उसके बाद है ओवरी। द वुमेन्स ओवरीज आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द यूटरस। ये कहाँ मौजूद होते हैं? यूटेरस के दोनों साइड पे मौजूद होते हैं। बोथ साइड ऑफ द यूटरस, बिलो द ओपनिंग ऑफ द fallopian ट्यूब। fallopian ट्यूब की ओपनिंग के नीचे मौजूद होते हैं। ट्यूब दैट एक्सटेंड फ्रॉम द यूटरस टू द ओवरी, यानी कि यूटरस से ओवरी के पास जा रहे होते हैं। इन एडिशन टू कंटेनिंग द एग सेल नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं ओवरी। और किस में? फीमेल में हेल्प करती हैं। द ओवरीज, इसको पहले रिमूव कर देते हैं। द ओवरीज ऑल्सो प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या है? ये फीमेल में, फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। और इनका काम क्या होता है? रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ये ओवरी में प्रोड्यूस करती है। इसके बाद है टेस्टिस। ये जो है ये मेन में मौजूद होते हैं। दे आर लोकेटेड इन द पाउच दैट हैज सस्पेंड आउटसाइड द मूल बॉडी। तो ये टेस्टिस जो प्रोड्यूस होते हैं वो हमारी वो मेल बॉडी में आउटसाइड मौजूद होते हैं। द टेस्टिस प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन एंड स्पर्म। तो टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म जो होते हैं वो मेल बॉडी में, मेल में बॉडी में आउटसाइड द बॉडी प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन डिसऑर्डर ऑफ बोन्स एंड देयर कॉजेज। तो बोन के क्या बताने हैं? डिसऑर्डर बताने और उनकी कॉजेज बताने। तो बोन के क्या है? सबसे पहले ऑस्टियोपोरोसिस। द कॉमन डिजीज अकर्स व्हेन बोन बिकम वीक ड्यू टू चेंजेस इन द बोन मिनरल डेंसिटी एंड मास कॉजिंग अ हायर रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, फॉर फ्रैक्चर। तो इनका काम क्या होता है? मिनरल ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है कि बोन है, बोन की जो है वो डेंसिटी जो है वो खराब हो रही है, मिनरल डेंसिटी। आपको पता है कैल्शियम किस में स्टोर होता है? बोन्स में। अब अगरचे कैल्शियम का अमाउंट या मिनरल जो उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं उनका अमाउंट कम होना शुरू हो जाता है, तो पोरस हो जाती है बोन, वीक हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, हायर रिस्क ऑफ फॉर फ्रैक्चर। उसके बाद है ऑस्टियोपोरोसिस नोन एज साइलेंट डिजीज। साइलेंट डिजीज क्यों कहलाता है? एज देयर आर नो ऑब्वियस सिम्टम्स अंटिल अ बोन एक्चुअली ब्रेक, यानी कि जब तक बोन टूट नहीं जाती जब तक ये क्या है? साइलेंट डिजीज। उसके बाद है दीज फ्रैक्चर कैन अकर एनीवेयर बट टिपिकली इन द हिप स्पाइन एंड रिस्ट, यानी कि हिप स्पाइन और रिस्ट में ज्यादातर ये फ्रैक्चर होता है। उसके बाद है ऑल्दो एनीवन कैन डेवलप द डिजीज, ऑस्टियोपोरोसिस इज मोर प्रेवलेंट इन ओल्डर। तो ऑस्टियोपोरोसिस वैसे तो किसी में भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली किस में पाई जाती है? ओल्डर वुमेन में पाई जाती है। और इसका एक रीजन है, क्योंकि देखें ईस्ट्रोजन का जो होती है वो प्रोड्यूस होता है, तो कैल्शियम बोन्स के अंदर डिपॉजिट होने शुरू हो जाता है। लेकिन जब आफ्टर मेनोपॉज जो बोन, जब ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होना बंद हो जाती है ओल्डर वुमेन में, तो ईस्ट्रोजन खत्म हो गई तो कैल्शियम बोन्स के अंदर स्टोर नहीं होगी। और जब वो स्टोर नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है बोन पोरस होगी और चांसेस होंगे ब्रेक होने के। aside from aging, additional risk factors include being of small stature, her family history, certain medication and having low bone density। यानी कि फैमिली हिस्ट्री पेरेंट्स की वजह से हो सकता है, स्टेचर उसकी वजह से हो सकता है, कुछ दवाइयां होती है वो बोन की जो है मिनरल को कम कर देती हैं। उसके अलावा लो डेंसिटी हो जाती है, लो डेंसिटी, लो बोन डेंसिटी भी हो जाती है लोग के बाय बर्थ। उसके बाद है फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर इज अ ब्रेक इन बोन वेयर occurs when it's put under sudden or very strong pressure on bones। तो होता क्या है? सडन या एकदम से या कोई बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है बोन पे जिसकी वजह से फ्रैक्चर हो जाता है। दिस कवर्स फॉल्स अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द बॉडी एंड स्पोर्ट रिलेटेड इंजरी, यानी कि अब इससे क्या होता है? स्पोर्ट रिलेटेड इंजरीज होने का खतरा होता है, बोन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आ जाता है। पीपल एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग फ्रैक्चर आर द एल्डरली इंडिविजुअल विद ऑस्टियोपोरोसिस एंड एंडोक्राइन और इंटेस्टिनल डिसऑर्डर। तो ज्यादातर किन लोग के चांसेस होते हैं जिनको एंडोक्राइन या डिसऑर्डर, इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके जो है फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और कभी कभार स्पोर्ट रिलेटेड भी लोगों को इंजरी हो जाती है, कभी कभार ज्यादा प्रेशर आ जाता है, फोर्स आ जाती है, कोई गिर जाता है उसकी वजह से फ्रैक्चर हो जाता है, किसी भी वजह से हो सकता है। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ फ्रैक्चर बट आर यूजुअली क्लासिफाइड एज क्लोज और ओपन और इनकम्प्लीट। तो इस तरह के कुछ फ्रैक्चर होते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं क्लोज और ओपन फ्रैक्चर। तो क्लोज फ्रैक्चर क्या होता है? क्लोज और सिंपल फ्रैक्चर इज व्हेन द ब्रोकन बोन डज नॉट ब्रेक द स्किन। अगरचे वो स्किन को फाड़ के ना निकले ब्रोकन बोन, तो वो क्या है? क्लोज रहेगी, क्लोज कहलाएगी, क्लोज फ्रैक्चर। और कन्वर्जन इन ओपन और कंपाउंड फ्रैक्चर हैपेंस व्हेन द एंड ऑफ अ फ्रैक्चर्ड बोन टेयर थ्रू द स्किन। अगरचे वो जो बोन है टूटी हुई वो स्किन को फाड़ के निकल जाए तो देन इट्स कॉल्ड ओपन फ्रैक्चर।
Open fracture that expose the bone and other tissues with the injured at greater risk of infection. अब obvious सी बात है, अगरचे स्किन डैमेज होगी, स्किन बोन पूरी बाहर आ जाएगी बॉडी से, तो क्या होगा, इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे, जो है एक्सपोज हो जाएगा जो इनर पार्ट है बॉडी का, तो इस वजह से ज्यादा रिस्क हो जाएगा, टिश्यूज हार्म हो सकते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। उसके बाद है इनकम्प्लीट और कंप्लीट फ्रैक्चर्स। इनकम्प्लीट और कंप्लीट क्या होते हैं? इनकम्प्लीट फ्रैक्चर्स आर व्हेन द बोन क्रैक विदाउट ब्रेकिंग कंप्लीटली। तो अगर जो बोन टूट जाए बगैर ब्रेक हुए, कीपिंग इट इन वन पीस, अगरचे हड्डी एक ही पीस में टूट रही है पर एक ही पीस में, तो वो इनकम्प्लीट है। और अगरचे कंप्लीट फ्रैक्चर मीनवाइल हैपन व्हेन द बोन इज स्नैप्ड और क्रश्ड इनटू टू और मोर पीसेस। बोथ टाइप्स हैव slew of variation depending on how the bone breaks and its condition after breakage। अगरचे बोन ब्रेक होके बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है, लाइक ज्यादा ब्रेक हो जाती है, ज्यादा बुरी हालत हो जाती है, देन व्हाट वी कॉल इज कंप्लीट फ्रैक्चर। छोटा एक क्रैक आ रहा है, वन पीस में हो रहा है, तो फिर कंप्लीट इनकम्प्लीट है। अगर बोन ब्रेक हो रही है और क्या हो रहा है, स्क्लियोफेरिएशन, ज्यादा पीसेस में ब्रेक हो रही है, टू और मोर पीसेस, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट, वो कंप्लीट फ्रैक्चर। उसके बाद है ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जॉइंट डिसऑर्डर ऑस्टियोआर्थराइटिस arises when the cartilage between two joint is worn down। यानी कि अब क्या हो रहा है, अगरचे दो जॉइंट्स के दरमियान जो कार्टिलेज है वो हट रहा है, worn down, तो वो क्या होगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस। दिस causes the bone in the joint to rub together। अब बोन के, अब जाहिर है कार्टिलेज का काम ही क्या होता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। अब वो नहीं होगा तो क्या होगा, बोन एक दूसरे के करीब आएंगी, ज्यादा फ्रिक्शन होगी उनके, जो है एक दूसरे से टकराएंगी, रब होंगी, और क्या होगा, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो सकती है, स्टिफ हो जाएगा, अकड़ जाएगा इन द एरिया। सिम्टम्स टिपिकली अकर एडल्टहुड में हो जाता है ज्यादातर, और 60 के बाद लोगों में ये चांसेस होते हैं इसके होने के। सम ऑफ द सिम्टम्स, अब इसके सिम्टम्स क्या है कि हमें आइडिया होगा कि पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो वो क्या है। रिस्क फैक्टर फॉर दिस डिसऑर्डर इंक्लूड एज, वेट, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ द जॉइंट एक्टिविटी। अब अगर एज की वजह से हो सकता है, वेट की वजह से, कुछ लोगों का वेट ज्यादा होता है, कार्टिलेज डैमेज हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ जॉइंट एक्टिविटी, अगर बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो जॉइंट की, उसमें भी हो सकता है। स्पोर्ट दैट डायरेक्टली अफेक्ट द जॉइंट एंड फैमिली हिस्ट्री, तो फैमिली हिस्ट्री से भी समटाइम्स वो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में आ जाए। उसके बाद है रेमेटॉइड आर्थराइटिस। अब रेमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है? रेमेटॉइड आर्थराइटिस इज एन ऑटोइम्यून और एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज। अभी ऑटोइम्यून है, यानी कि ये इम्यूनिटी से इसका ताल्लुक है, ये बॉडी अपने ही खुद इसके खिलाफ रिएक्ट करती है। जब आपकी ही बॉडी के जो डब्ल्यूबीसी है वो आपकी ही बॉडी के टिश्यूज पे अटैक करें, दैट्स व्हाट वी कॉल ऑटोइम्यून। और अब और क्या कहलाता है, ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज होता है। इन्फ्लेमेटरी है दैट कॉजेज द बॉडीज इम्यून सिस्टम टू अटैक हेल्दी सेल मिस्टेकनली। अब बॉडी को फॉरेन समझ के उन्हीं पे अटैक करना शुरू कर देती। लीड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनफुल स्वेलिंग इन द अफेक्टेड एरिया। अब क्या होता है नुकसान, जो है स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। उसके अलावा इट कैन अटैक मल्टीपल जॉइंट नेटवर्क्स। अब एक ही टाइम पर ये कितने जॉइंट को अटैक कर सकती है, यूजुअली द, ये आपने याद रखना है, एक वक्त पे कितने मल्टीपल जॉइंट को अटैक कर सकती है। उसके अलावा ये कहाँ कहाँ होता है, हैंड में, रिस्ट में, नीज में, और कैन डैमेज द जॉइंट टिश्यू, जॉइंट के टिश्यूज तक को डैमेज कर सकते हैं, लीडिंग टू क्रोनिक पेन, यानी कि फिर वो पेन खत्म ही नहीं होता, वो लाइफ टाइम ही रहता है और वो बढ़ता भी चला जाता है। लैक ऑफ बैलेंस और इंस्टेबिलिटी और डिफॉर्मिटीज। अब उसकी वजह से क्या होता है, लोग अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते, इंस्टेबल रहते हैं, डिफॉर्मिटीज होती है, उनकी शेप चेंज हो जाता है। उसके बाद है बोन का, उसके बाद है साइंस ऑफ रेमेटॉइड आर्थराइटिस। अब पता कैसे चलेगा कि रेमेटॉइड आर्थराइटिस है? इंक्लूड पेन and stiffness in multiple joint as well as tenderness and swelling वगैरह हो जाती है, टेंडरनेस हो जाती है। दिस विल occur symmetrically on both side of the body। अब ये क्या होता है, दोनों साइड ऑफ द बॉडी में सिमेट्रिकली होता है। अगर एक हाथ में हो रहा है तो दूसरे हाथ में, रिस्ट पे भी होगा। एक नी में हो रहा है तो दूसरी नी में भी होगा। बोथ नी, बोथ रिस्ट और नीज। अदर सिम्टम्स आर वेट लॉस, वजन गिरना शुरू हो जाता है, फीवर, फटीग, वीकनेस, मतलब बुखार और थकान वगैरह भी होती है। while the primary cause of the disorder is known, factors like age, gender, genetics, exposure to smoking कहता है young age। तो ये यंग एज में स्मोकिंग की वजह से भी रेमेटॉइड आर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं। ओबेसिटी हैव बीन लिंक्ड टू एन इंक्रीज रिस्क ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यानी कि जिन लोग का वजन ज्यादा होता है उन लोग को भी चांसेस होते हैं।
उसके बाद है गॉट। अब गॉट क्या होते हैं? गॉट इज अ कॉमन। ये शर्ट याद है? हाँ याद है याद है। एक और, नहीं है नहीं है। एक और किसी की हल्के रंग की भी थी। अरे हाँ। इसकी हल्के रंग की भी थी। ये वही है। गॉट। अब हम डिसीज करेंगे फिफ्थ। गॉट। गॉट इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस मार्क्ड बाय इंटेंस पेन एंड कॉज बाय टू मच यूरिक एसिड इन द बॉडी। अगर जो यूरिक एसिड बॉडी के अंदर ज्यादा जो है स्टोर हो जाए तो फिर ये गॉट की वजह बनता है। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बिल्ड इन द जॉइंट एंड सराउंड टिश्यू इन द बॉडी। अब ये यूरिक एसिड बिल्ड हो जाता है और टिश्यूज को सराउंड कर लेता है। अब ये इससे क्या प्रॉब्लम होती है? दिस ऑर्डर टिपिकली अफेक्ट वन जॉइंट एट अ टाइम। अब ये एक ही जॉइंट को समटाइम्स जो है टारगेट करता है, यूजुअली वन कनेक्टिंग द बिग टो। किस पे ज्यादातर टारगेट करता है? बिग टो पर। अदर कॉमन एफ्लिक्टेड जॉइंट्स आर द लेसर टो जॉइंट, एंकल्स एंड नकल्स। तो इन ये कुछ डिजीजेस है जो इनकी वजह से हो सकते हैं बिग टो में, और जो है लेसर टो में भी हो सकते हैं, एंकल में और नीज में। सिम्टम्स लाइक इंटेंस पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, हीट नोन टू गेट वर्स और डिसअपेयर इंटायरली। अब क्या होता है? पेन होता है, स्वेलिंग होती है, रेडनेस नोन टू गेट वर्स और डिसअपेयर हो जाता है। उसके बाद है रिपीटेड इंस्टेंस ऑफ गाउट में लीड टू गॉटी आर्थराइटिस। अब इससे क्या होता है? गाउट की वजह से गॉटी आर्थराइटिस हो जाता है। A severe form of arthritis, increased risk factor include gender, obesity, certain health condition, use of certain medication like diuretics, and increase intake of alcohol and high fructose food drinks and purine rich diet। अब ये सारे जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, फ्रक्टोज फूड ड्रिंक, प्यूरिन, ये सारी चीजें गॉटी आर्थराइटिस में हो जाता है। और उसके बाद है हेल्थ कंडीशन। इसकी वजह से कुछ दवाइयों की वजह से भी हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है बस। गॉट जब ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है तो वो गॉटी आर्थराइटिस की शिकल इख्तियार कर लेता है, और ये बिग टो में और इनमें लेसर टो, अंकल्स, एंकल्स और नीज में होता है। और ये यूरिक एसिड इन द बॉडी में अगर बॉडी के अंदर ज्यादा बढ़ जाए उसकी वजह से होता है।